डियर स्टूडेंट, लेबर लॉ 6th पेपर LLB पार्ट 2 और प्री 4 के स्टूडेंट, ये लेबर लॉ के अंतर्गत मिनिमम वेजेस एक्ट का ये तीसरा क्लास है। इसमें हम लोग एडवाइजरी बोर्ड, सलाहकार परिषद सेक्शन 7, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, केंद्रीय सलाहकार परिषद सेक्शन 8, इंस्पेक्टर निरीक्षक के बारे में जो कि सेक्शन 19 में दिया गया है। इसके बाद क्लेम अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट, तो इस न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत वाद किस प्रकार लाएंगे ये सेक्शन 20 में डिटेल दिया गया है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हु कैन अप्लाई अंडर दिस एक्ट। उसके बाद लिमिटेशन पीरियड क्या होगा, प्रोसीड्योर फॉर हियरिंग ऑफ द पार्टीज क्या होगा। उसके बाद यदि पार्टीज मेलिशियस और वेक्सस क्लेम करते हैं तो उनको क्या पेनल्टी होगा, और मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत जो है कोर्ट जो डिसाइड करेगी उसका पावर सिविल कोर्ट के पावर के जैसा ही होगा। एडवाइजरी बोर्ड के लिए सबसे पहले बता दें कि सेक्शन 5 में जो प्रोसीड्योर दिया गया है न्यूनतम मजदूरी को तय करने और उसे रिवाइज करने के संबंध में, तो इस संबंध में सेक्शन 7 कहता है कि जो समिति धारा 5 के अंतर्गत समुचित सरकार को सलाह देने के लिए न्यूनतम मजदूरी के संबंध में अपना कार्य करती है, उसी उद्देश्य के लिए एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाता है। एडवाइजरी बोर्ड के अंतर्गत सलाहकार परिषद जिन दो प्रमुख उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कार्य करता है, उनमें पहला है कि जो कमिटीज या सब कमिटीज सेक्शन 5 के अंतर्गत नियुक्त हुई है उनमें कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, समन्वय बनाना, और दूसरा समुचित सरकार को समय समय पर न्यूनतम मजदूरी के दर को तय करने या उन्हें पुनरीक्षित करने के संबंध में अपना विचार देना। इसी प्रकार सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड केंद्रीय सलाहकार परिषद, जिसका प्रावधान धारा 8 में दिया गया है, उसके अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार परामर्श हेतु निम्नलिखित परिषद को नियुक्त करता है, जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को मजदूरी की न्यूनतम दरों को तय करने और उन्हें पुनरीक्षित करने तथा इस अधिनियम के अन्य मामलों में परामर्श देने का कार्य केंद्रीय स्तर पर सौंपा गया है। इसी प्रकार जो भी परामर्श परिषद है, एडवाइजरी काउंसिल है, उनमें कोऑर्डिनेशन बनाना सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का कार्य है। मिनिमम वेजेस एक्ट के सेक्शन 8 क्लॉज 2 में यह प्रावधान दिया गया है कि केंद्रीय सलाहकार परिषद का जो गठन होता है उसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे। सबसे पहला, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित नियोजन में नियोजकों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर सके और इन दोनों की संख्या बराबर बराबर होती है। दूसरा, कुल सदस्य जो केंद्रीय सलाहकार परिषद में होते हैं उसका 1/3
से अधिक व्यक्ति स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं। तीसरा, केंद्रीय परिषद का अध्यक्ष जो भी होगा वह स्वतंत्र व्यक्ति होगा और उसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार समितियों और उप समितियों के गठन का भी प्रावधान धारा 9 के अंतर्गत वर्णित किया गया है, जिसमें परामर्श परिषद में से प्रत्येक का गठन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिसका कि नामांकन समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा। यह सभी समितियां, उप समितियां एवं सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित की जाएगी। उसके जो प्रमुख नियम हैं उनमें 3 बातें पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला है, इनमें नियोजक एवं कर्मचारियों की संख्या बराबर होगी, अर्थात एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव्स बराबर मात्रा में रहेंगे। दूसरा, समितियों के जो कुल सदस्य हैं उनका 1/3 से अधिक स्वतंत्र सदस्य नहीं होंगे। और तीसरा, स्वतंत्र व्यक्तियों में से समुचित सरकार एक सभापति या अध्यक्ष नियुक्त करेगा जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन कहलाएगा या सभापति कहलाएगा। अब हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी के बारे में जानेंगे। तो सेक्शन 20 क्लॉज 1 के अनुसार समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को एज ए अथॉरिटी प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है। इसमें पहला है, कोई कर्मकार प्रतिकर आयुक्त अर्थात एनी कमिश्नर फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन। दूसरा, केंद्रीय सरकार या कोई अधिकारी जो उस क्षेत्र के लिए श्रम आयुक्त का कार्यभार निर्वहन कर रहा हो। तीसरा है, राज्य सरकार का कोई ऐसा अधिकारी जो श्रम आयुक्त से नीचे के स्तर का न हो, उसे भी अथॉरिटी मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत नियुक्त किया जा सकता है। चौथा है, सिविल कोर्ट का एक्सपीरियंस रखने वाला कोई भी न्यायाधीश को भी अथॉरिटी मिनिमम वेजेस अथॉरिटी के अंतर्गत नियुक्त किया जा सकता है। या कोई भी पारिश्रमिक पाने वाला मजिस्ट्रेट, स्टाइपेंड मजिस्ट्रेट को भी अथॉरिटी के रूप में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। अब जो व्यक्ति भी मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत एग्रीव्ड है तो वह क्लेम कैसे करेगा, इसके संबंध में भी है कि हु कैन अप्लाई क्लेम अंडर दिस एक्ट। तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो कर्मकार है, वर्कमैन है, वह स्वयं एप्लीकेशन दे सकता है इस एक्ट के अंतर्गत। दूसरा, किसी ट्रेड यूनियन का कोई पदाधिकारी या ऑथराइज्ड व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है इस एक्ट के अंतर्गत। तीसरा है, कोई एडवोकेट या अधिकृत विधि व्यवसाय इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकता है। चौथा है, इंस्पेक्टर को भी पावर है कि वह अप्लाई कर सकता है मिनिमम वेजेस का कहीं वायलेशन हुआ है तो उस एक्ट के अनुसार। और लास्ट है, कोई भी व्यक्ति जो प्राधिकारी की अनुमति से कार्य कर रहा हो उसे भी अप्लाई करने का अधिकार है। अब लिमिटेशन पीरियड क्या है मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत? तो एक्ट में बताया गया है कि कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो मजदूरी या मिनिमम वेजेस से कम पेमेंट होने के कारण कोई क्लेम आता है तो जिस दिन से वह कॉज ऑफ एक्शन शुरू होता है उसके 6 महीना के अंदर ही एप्लीकेशन आना चाहिए। अब हम मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत क्लेम फाइल करने के बाद
प्रोसीड्योर हियरिंग का क्या है उसकी चर्चा करेंगे। तो जब कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है प्राधिकारी के द्वारा, तो वो अथॉरिटी, जो भी मिनिमम वेजेस अथॉरिटी होंगे, वो एम्प्लॉयर को मौका देंगे, और यदि कोई जांच करना आवश्यक हुआ तो जांच के लिए भी आदेश देंगे। और जांच मजदूरी के न्यूनतम दर से यदि कम भुगतान हुआ है और उस कारण यदि एप्लीकेशन दिया गया है, तो उस संबंध में जो वास्तविक भुगतान हुआ हो, जो वास्तविक भुगतान देय है, उस राशि के 10 गुना तक का जुर्माना करने का अधिकार मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत अथॉरिटी के पास है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो ओरिजिनल क्लेम है, जो कि मिनिमम वेजेस से कम जितना दिया गया है, जो ड्यूज अमाउंट है, उसका 10 टाइम्स फाइन, 10 गुना तक का जो ऑर्डर अथॉरिटी के द्वारा दिया जा सकता है। इसके साथ ही एक्ट में ये भी प्रोविज़न है कि यदि मैलिशियस या वेक्सस केस एप्लीकेशन फाइल किया गया है तो उसे 50 रुपये तक की जुर्माना अथॉरिटी के द्वारा एप्लीकेंट पर लगाया जा सकता है। मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत इंस्पेक्टर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस इंस्पेक्टर के संबंध में सेक्शन 19 क्लॉज 1 में प्रोविजन दिया गया है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट गजट में पब्लिकेशन के द्वारा कर सकता है। यदि किसी एरिया के लिए एक से अधिक इंस्पेक्टर नियुक्त किए जाते हैं तो वह उनका जुरिस्डिक्शन को फिक्स करना भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का ही कार्य है। इसी प्रकार यदि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो किसी एरिया में किसी विशेष सेवा के लिए भी इंस्पेक्टर की नियुक्ति कर सकता है। इंस्पेक्टर के नियुक्ति के संबंध में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पावर या उसके जुरिस्डिक्शन को फिक्स करने के संबंध में जो उसे पावर है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क्स या उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब इंस्पेक्टर को क्या उसके पद से हटाया जा सकता है? हाँ, लेकिन उसके लिए विशेष कारण होना चाहिए। जैसे यदि वह पागल हो गया हो, दिवालिया हो गया हो, या किसी पक्षकार से वह अनुचित हित प्राप्त करता हो, या पक्षपात करता हो, या शारीरिक रूप से कार्य करने से असक्षम हो गया हो, या उसका नैतिक अधःपतन हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में इंस्पेक्टर को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब इंस्पेक्टर के पास क्या पावर है, इस संबंध में सेक्शन 19 के क्लॉज 2 में प्रोविज़न दिए गए हैं, जिसके अनुसार इंस्पेक्टर किसी भी भवन में या किसी भी परिसर में जिसके अंतर्गत कोई वर्कमैन कार्य कर रहा हो, प्रवेश कर सकता है बिना उसके अनुमति के। वहाँ कार्य करने वाले लोगों के रजिस्टर को चेक कर सकता है, एम्प्लॉयर से क्वेश्चन पूछ सकता है, और उन क्वेश्चन का उत्तर देना एम्प्लॉयर के लिए नेसेसरी है। इसके अलावा इंस्पेक्टर को आईपीसी के सेक्शन 21 के अंतर्गत पब्लिक सर्वेंट समझा जाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि यदि इंस्पेक्टर द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है या उसके इंस्पेक्शन कार्य में कोऑपरेट नहीं किया जाता है, तो आईपीसी के ही सेक्शन 175
और 176 के अंतर्गत वह व्यक्ति लायबल होगा, वह ऑफेंस माना जाएगा। इसके लेकिन इंस्पेक्टर ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता है कि उस एम्प्लॉयर को सेल्फ इंक्रिमिनेट करता हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन दिया गया है उसके अगेंस्ट हो। इस प्रकार मिनिमम वेजेस एक्ट में इंस्पेक्टर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम देखें कि मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत एडवाइजरी बोर्ड का क्या रोल है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड किस प्रकार कार्य करती है, कमिटीज सब कमिटीज किस प्रकार ऑर्गेनाइज की जाती है, मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी किस प्रकार होती है। यदि कोई व्यक्ति मिनिमम वेजेस एक्ट से कम पे किया गया हो और वह एग्रीड है तो इस एक्ट के अंतर्गत क्लेम किस प्रकार कर सकता है। क्लेम करने पर उसे प्रोसीड्यूर उसका क्या होगा, इंस्पेक्टर का क्या रोल है, इंस्पेक्टर किस प्रकार मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत जांच कर सकता है। इन सारी बातों को हमने देखा। इस प्रकार अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।